हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल हिस्ट्री बानिकल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौर्य एम्पायर के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, इसके फाउंडेशन के बारे में। हम डिस्कस करेंगे किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि फाउंडर थे मौर्य एम्पायर के, उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया। तो आज हम मौर्य एम्पायर की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है, ये तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री टेक्स्ट बुक का चैप्टर 4 है, जिसको हमने काफी हद तक डिस्कस कर लिया। इसके काफी टॉपिक्स हमने अर्लियर वीडियोस में डिस्कस करे हुए हैं, प्रीवियस वीडियोस में, तो वो जाकर के आप देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। एंड उनमें हमने डिस्कस किया हुआ है 6th सेंचुरी बीसी में मेजर सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में। साथ ही में इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस में हमने डिस्कस किया था महाजनपदास के बारे में एंड मगधा एम्पायर के बारे में। आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे राइज ऑफ मौर्य एम्पायर, जिसमें हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका एंड बाकी मौर्यन रूलर्स के बारे में। सो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मौर्य एम्पायर के फाउंडेशन के बारे में। मौर्य एम्पायर के फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य इस एम्पायर के फाउंडर थे। इस एम्पायर को उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने इस एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था 300, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एस्टैब्लिश द मौर्य एम्पायर इन 321 BC। ओके, सो मौर्य एम्पायर की जो एस्टैब्लिशमेंट की जो डेट है वो आप याद रखिए, 321 BC। एंड इसको किसने एस्टैब्लिश किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यस, नेम इज गिवन। ग्रेट। चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश्ड दिस एम्पायर। या एस्टैब्लिश्ड द मौर्य एम्पायर, राइट। सो उसके बाद हम देख लेते हैं एक इंस्क्रिप्शन जो कि बहुत रेलिवेंट इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हमें क्या बताता है? ये इंस्क्रिप्शन हमें बताता है चंद्रगुप्त मौर्य के एक्सपेंशन के बारे में। ये बताता है हमें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से एम्पायर को एक्सपैंड किया गुजरात तक, वेस्ट की अगर हम बात करें। और अगर हम उनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो वो भी इसमें हमें देखने को मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है, वो हमें इसके बारे में बताता है। इसके बाद अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट सेल्यूकस निकेटर। हु इज सेल्यूकस निकेटर? सो ही वाज द बेसिकली अ रूलर जो कि मौर्य एम्पायर के आप कह सकते हैं नेबरहुड में थे। यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो हिस्सा है, वहां पर सेल्यूकस निकेटर रूलर थे, उसके आसपास आप कह सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो अनदर मेजर इवेंट, हियर यू कैन सी इट। तो बेसिकली सेल्यूकस निकेटर और जो आप कह सकते हैं मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके बीच में एक अग्रीमेंट की बात यहाँ पे की गई है। और सेल्यूकस निकेटर के बारे में अगर मैं बैकग्राउंड दूं तो जो अलेक्जेंडर थे, जिनका नाम आपने सुना होगा, सिकंदर, इन्होंने इंडिया में इन्वेजन किया था, अलेक्जेंडर ने। लेकिन उन्होंने जो इन्वेजन किया था वो रावी तक ही किया, और उसके आगे वो बढ़े नहीं और वो वापस चले गए। लेकिन उनके बाद जो उनके सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, वो वहीं पर सेटल हो गए और वहां पे उन्होंने अपनी खुद की डायनेस्टी शुरू की। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो उन्हें डिफीट कर देते हैं एक बैटल में, जिसके बाद एक अग्रीमेंट होता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में। इस अग्रीमेंट के हिसाब से ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो 500 एलिफेंट्स देते हैं सेल्यूकस को, और सेल्यूकस बदले में क्या करते हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य की जो कोर्ट है, दरबार है, उसमें एक एम्बेसडर भेजते हैं, मेगासनीस, जिसका नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मेगासनीस को भेजा जाता है। मेगासनीस वही है जिन्होंने इंडिका एक नाम की टेक्स्ट, एक बुक लिखी है, इंडिका, जो कि एक इंपॉर्टेंट सोर्स है मौर्य एम्पायर के बारे में। मौर्य एम्पायर को अंडरस्टैंड करने के लिए, मौर्य एम्पायर को पढ़ने के लिए ये एक प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, और ये किसका है? मेगासनीस का। तो मेगासनीस आप कह सकते हैं एक एम्बेसडर थे। किसने भेजा था मेगासनीस को? मेगासनीस को भेजा था सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अब चंद्रगुप्त मौर्य की। सो चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा हमने अभी बात भी की है मौर्य एम्पायर के बारे में, जब हमने बात की, तो चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर है इस एम्पायर के। चंद्रगुप्त मौर्य इज द फाउंडर ऑफ द एम्पायर, एंड उन्होंने साथ ही में एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस को एस्टैब्लिश किया, और साथ ही में एक एक्सटेंसिव किंगडम, यानी कि जो पूरे सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैला है। आप ये ध्यान रखिए, जब हम मौर्य एम्पायर की बात करते हैं तो मौर्य एम्पायर कोई छोटा मोटा एम्पायर नहीं था।
ये लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। कुछ एक्सेप्शंस थे इसके, जैसे कि साउथ इंडिया के तमिलनाडु एंड केरला, ये दो स्टेट से जहां पे मौर्य एम्पायर का कंट्रोल नहीं था। इसके अलावा अगर हम बात करें अपनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, इंडिया के इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, जिसमें मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये सब आते हैं, ये भी मौर्य एम्पायर के कंट्रोल में नहीं थे। ना तो एक्सट्रीम साउथ इंडिया था कंट्रोल में मौर्य एम्पायर के, और ना ही ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया के वो। लेकिन इन सब को छोड़ के पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट इनके कंट्रोल में था, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान, सिंध वाला एरिया है, पंजाब वाला एरिया, जो लाहौर वाला पाकिस्तान का एरिया है, वो इनके कंट्रोल में था। इवन अफगानिस्तान, जो तक्षशिला आप देखेंगे, विल डिस्कस दैट, ओके। ये इतना बड़ा एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्रिएट किया था, एस्टैब्लिश किया था। और इतने बड़े एम्पायर को एस्टैब्लिश करने के बाद जाहिर सी बात है एक नया स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही एस्टैब्लिश किया था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर थे जिन्होंने उनको एड एंड एडवाइस किया था, वो थे चाणक्य। चाणक्य के बारे में आपने जरूर से कहीं ना कहीं सुना ही होगा। चाणक्य की के बारे में काफी चीजें बड़ी, चाहे वो मिथिकल हो या जो भी हो, काफी चीजें पॉपुलर हैं, और पॉपुलर ओरल ट्रेडिशन में हमें चाणक्य का नाम देखने को मिलता है, ठीक है, सुनने को मिलता है। चाणक्य बेसिकली, चाणक्य को दो नामों से भी जाना जाता है, एक तो कौटिल्य भी उन्हें बोला जाता है चाणक्य को, और विष्णुगुप्त भी। ऑल्दो एज अ हिस्टोरियन, यू नो, एज अ मतलब आई वुड सजेस्ट यू कि आप भले ये तीनों नाम एग्जाम में तो टिक करके आए कि ये चाणक्य के ही नाम थे, ये चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति है। लेकिन समटाइम्स हिस्टोरियंस, यू नो, वो इसको क्वेश्चन करते हैं इस आइडिया को कि क्या चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है या फिर अलग अलग। तो हमें क्रिटिकल भी रहना है, ठीक है, हमें चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करना है। हिस्ट्री मिथ नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट द हिस्ट्री इज नॉट इक्वल टू द माइथोलॉजी। माइथोलॉजी में जो जो लिखा है वो सब हम मान लेते हैं, हिस्ट्री में जो लिखा है वो सब हम नहीं मानते, हम उसको क्रॉस चेक करते हैं, ओके। सो चंद्रगुप्त, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, एज ऑफ नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये अभी तक हिस्टोरियंस का जो कॉन्सेंसस बेसिकली एक सहमति है, उसमें ये माना जाता है कि एक ही व्यक्ति के नाम है। मेजोरिटी ऑफ हिस्टोरियन यही मानते हैं। और ये क्या थे, ये ब्राह्मण थे जिन्होंने सर्व किया था नंदास के अंडर। नंदास कौन है आप अगर नहीं जानते तो आप वीडियोस देखें, इससे प्रीवियस वाली वीडियो जिसमें हमने बात की कि नंदा डायनेस्टी ने रूल किया था मगध पे। और मगध के बारे में आपने सुना होगा, मगध इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट महाजनपदा, यू नो, 16 महाजनपदास, वन ऑफ द प्रोमिनेंट महाजनपदा ऑफ द 16 महाजनपदा। 16 महाजनपदों में से एक सबसे पावरफुल महाजनपद मगध था। और मगध पर कई डायनेस्टीज ने रूल किया, जैसे शिशुनागा डायनेस्टी, उसके अलावा यू नो हारक्या डायनेस्टी। ऐसी एक और डायनेस्टी थी, वो थी नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के ही मिनिस्टर थे आप कह सकते हैं चाणक्य। लेकिन चाणक्य को ऐसा स्टोरीज बहुत सारी है कि जिसमें ये बोला जाता है कि चाणक्य को इंसल्ट किया गया नंदा डायनेस्टी के किंग्स के द्वारा, जिस वजह से जो चाणक्य थे वो रिवेंज की फीलिंग के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के को सपोर्ट करते हैं और वो उनको मदद करते हैं नंदास को उखाड़ फेंकने में। तो नंदास के लिए एक तरह से नंदास के मिनिस्टर थे चाणक्य, लेकिन क्योंकि उन्होंने उनको इंसल्ट किया इसलिए चाणक्य ने रिवेंज लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प की। और इतनी हेल्प की कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इंडिया का फर्स्ट सबसे बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य को इतना बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश करने में किसका सबसे ज्यादा सपोर्ट एंड आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट मिला, गाइडेंस मिला, एडवाइस मिली, वो चाणक्य थे। सो चाणक्य को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई जिससे नंदास को ओवरथ्रो करने में मदद मिली चंद्रगुप्त मौर्य का। एंड बाद में वो मगधा के ही नहीं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मौर्य एम्पायर के एम्पर बने। एंड एक और चीज, चंद्रगुप्त मौर्य के जो ये मिनिस्टर थे चाणक्य, इन्होंने एक टेक्स्ट बुक लिखा, इन्होंने एक ट्रीटीज वी कॉल दैट, एक अर्थशास्त्र, इट्स अ बुक, इट्स अ बुक ऑन द स्ट्रीट क्राफ्ट, मिलिट्री टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज। इस पर इन्होंने एक किताब लिखी है। ये दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स to reconstruct the history of the Maurya Empire. We have to understand this. So Maurya Empire की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए
अर्थशास्त्र एक इंपॉर्टेंट प्राइमरी सोर्स है जिसको काफी हिस्टोरियंस यूज करते हैं। जैसे आपने रोमला थापर मैम का नाम सुना होगा। रोमला थापर मैम की जो बुक है अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्यस, तो अगर वो ये सब लिख रही है, वो अर्थशास्त्र को उन्होंने एज अ प्राइमरी सोर्स इस्तेमाल किया है, इंडिका को इस्तेमाल किया है, एंड बाकी जितने भी सोर्सेस हमारे प्राइमरी सोर्सेस क्या होते हैं, तो प्राइमरी सोर्सेस बेसिकली वो सोर्सेस होते हैं जो डायरेक्टली हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे इस केस में अर्थशास्त्र। ओके, सो अर्थशास्त्र जो हमें पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और गवर्नेंस के बारे में बताती है, कैसे एक बेटर गवर्नेंस करें, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कैसे बनाए, कैसे बेटर डिप्लोमेसी होनी चाहिए, एंड इन तमाम चीजों के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट सोर्स है जो आपको याद रखना है, वो है मुद्रा राक्षसा। मुद्रा राक्षसा एक अनदर एक टेक्स्ट है, आप कह सकते हैं अनदर एक बुक है जो कि लिखी है विशाखा दत्ता ने। मुद्रा राक्षसा में बताया गया है किस तरह से चाणक्य ने हेल्प किया चंद्रगुप्त मौर्य को नंदास को ओवरथ्रो करने में। ओके, सो ये हमने डिस्कस कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बिंदुसार। सो बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हु सक्सीडेड हिम in 1297 BC in a peaceful and natural transition। कुछ ज्यादा लड़ाई नहीं हुई, कुछ ज्यादा वॉर ऑफ सक्सेशन नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि बिंदुसार को बहुत सारी वॉर्स लड़नी पड़ी अपने भाइयों के साथ। एक स्मूथ सक्सेशन हुआ, एक पीसफुल सक्सेशन हुआ जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सक्सीड किया बिंदुसार ने। ओके, और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो इसलिए भी ये स्मूथ सक्सेशन हो पाया क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अपनी मर्जी से कर्नाटका चले जाते हैं अपने रिलीजियस गुरु भद्रबाहु के साथ, जो उन्हें गाइड करते हैं जैनिज्म की तरफ। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। सो इसके आगे अब हम बात करते हैं बिंदुसार की। सो अगर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने रिनाउंस कर दिया था वर्ल्ड, और ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो उनके रिलीजियस टीचर थे, जो उनके टीचर थे आप कह सकते हैं, जीना लीडर थे भद्रबाहु, दिगंबरा सेक्ट के थे वो। भद्रबाहु ने गाइड करते हैं जैनिज्म की तरफ एंड मोरल टीचिंग्स देते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो वो उनके साथ कर्नाटका चले जाते हैं और सब कुछ रिनाउंस कर देते हैं, त्याग देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इसलिए जाहिर सी बात है, नेचुरल है कि ऑब्वियस है कि बिंदुसार को उनका जो पूरा आप कह सकते हैं ये जो पूरा एम्पायर है वो बिंदुसार सक्सीड कर लेते। जैना ट्रेडिशन की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो लास्ट ईयर है वो एस्थेटिक एक तरह से भिक्षु की तरह बिताए चंद्रगिरी में, चंद्रगिरी में, जो कि कहां पे, कर्नाटका में। ठीक है, एंड इसके बाद अगर हम बात करें बिंदुसारा की, बिंदुसारा को हेल्प किया उन्हीं के जो डैड थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके मिनिस्टर यानी कि चाणक्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो मिनिस्टर थे चाणक्य, उन्होंने बिंदुसार को भी हेल्प किया गवर्नेंस में और बाकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करने में। अगर हम बात करें आगे, सो बेसिकली बिंदुसारा ने रूल किया 25 सालों तक एंड अल्टीमेटली वो डाइड इन 272 BC। एंड अशोका उसके बाद किंग बनते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए इसमें यहाँ पर, कि अशोका की जब हम बात करें तो अशोका अपने डैड की तरह लकी नहीं थे, और अशोका को का जो सक्सेशन था वो स्मूथ नहीं था। ऐसा स्टोरीज हैं बहुत सारी कि अशोका ने अपने 99 भाइयों को मारा तब जाकर के वो सक्सेसर बने मौर्य एम्पायर के, बिंदुसार के बाद। अब ये कहानी कितनी सच है कितनी झूठ है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। स्टोरीज स्टिल contemplate about it, debate about it, and it's a controversial. So इस पर अभी हमें strongly consolidated we do not know about it. We do not have, because we have positive one of the sources. This is why we can't say anything for sure. But still ऐसा माना जाता है कि there were many, you can say the cousins and the brothers of Ashoka, जिनको किल करने के बाद अशोका सक्सेसर बने। ओके, सो कोई स्मूथ सक्सेसर नहीं थे अशोका, बहुत उन्होंने एक तरह से वॉयलेंस का इस्तेमाल किया सक्सेसर बनने के लिए, क्योंकि बिंदुसारा चाहते भी नहीं थे कि अशोका सक्सेसर बने उनके। एनीवे, ओके, आगे हम बात कर लें। सो देयर वाज अ स्ट्रगल बिटवीन द सन्स ऑफ बिंदुसारा फॉर द सक्सेशन।
स्वराज गद्दी के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ बिंदुसारा की डेथ के बाद सक्सेशन को लेकर के, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और जो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अशोका जो थे वो एम्परर बनने से पहले, जब अशोका एम्परर बने थे इंडिया के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, मौर्य एम्पायर के, उससे पहले उन्होंने तक्षशिला में एज अ वॉइसरॉय सर्व किया था। इसके अलावा तक्षशिला के अलावा वो उज्जैन के भी वॉइसरॉय रह चुके हैं, तो ये ध्यान रखें आप। तो अशोका वॉइसरॉय रह चुके हैं कहाँ के, इसको हम देख लेते हैं। अशोका वॉइसरॉय रह चुके हैं, had been the viceroy of तक्षशिला एंड वॉइसरॉय ऑफ उज्जैन। तो तक्षशिला के वॉइसरॉय रह चुके हैं अशोका एंड उज्जैन के, ठीक है। Now let's come to the let's understand this also. He also continued the tradition of close interaction with the Greek states in the West Asia, and there was a mutual exchange of embassies from both sides. We have to understand this, diplomatic relation with, on the international level. We can understand this. Basically, यहाँ पे जो बात की जा रही है वो यही है कि चंद्रगुप्त मौर्य की तरह, यानी कि अपने डैड की तरह, बिंदुसार ने भी बाकी जितने भी कंट्रीज थी, नेबर में कंट्रीज थी, उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखे और रिलेशंस बनाकर रखे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीक्स थे। ग्रीक्स क्यों? क्योंकि याद कीजिए अलेक्जेंडर ने इंडिया पर इन्वेजन किया था इंडिया पर, और वो इन्वेजन के बाद काफी ग्रीक आप कह सकते हैं काफी ग्रीक ऑफिशियल्स थे जो कि वहीं पर सेटल हो गए, ईरान, इराक और पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया में, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया में। और फिर वहां पर उन्होंने अपने छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स एस्टैब्लिश करे, जैसे एक एग्जांपल था सेल्यूकस का। ऐसे ही ग्रीक स्टेट्स के साथ अपने रिलेशंस कंटिन्यू रखे बिंदुसार ने भी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अशोका की बात कर लेते हैं। वन ऑफ द पॉपुलर किंग ऑफ इंडिया। अशोका का नाम आपने बचपन से सुना होगा, आई एम डैम श्योर। एंड अशोका और उनकी लड़ाई के बारे में आपने सुना होगा। उनकी जो बैटल ऑफ कलिंगा था, जिसने ऐसा माना जाता है अशोका की लाइफ में बहुत बड़ा एक रिमार्केबल चेंज लेकर आया, वो बैटल ऑफ कलिंगा को माना जाता है। कलिंगा मतलब उड़ीसा। मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम मौर्य एम्पायर की बात करते हैं तो मौर्य एम्पायर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। कुछ एक्सेप्शंस थे उसके, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड एक्सट्रीम साउथ स्टेट्स ऑफ इंडिया, फॉर इंस्टेंस केरला एंड द तमिलनाडु। एंड अगर नॉर्थ ईस्ट की मैंने भी वो एग्जांपल दिए थे, लेकिन उसमें कलिंगा भी था, उड़ीसा भी था, जो पार्ट नहीं था मौर्य एम्पायर का। लेकिन अशोका ने उसको एनेक्स करने की कोशिश की, उसको कॉन्कर करने की कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा वायलेंट बैटल लड़ा, जिसमें काफी वायलेंस हुआ, काफी ब्लडशेड हुआ, काफी खून बहाया। और ऐसा माना जाता है इतने वायलेंस के बाद, इतने ब्लडशेड के बाद, इतने वॉर के बाद अशोका अल्टीमेटली ये रियलाइज करते हैं कि वायलेंस एक अच्छा तरीका नहीं है, और इसलिए वो रिनाउंस कर देते हैं वायलेंस को। ऐसा बुद्धिस्ट सोर्सेस खास तौर से कहते हैं ये वाली चीजें। हालांकि एज अ फ्यूचर हिस्टोरियन, बिकॉज यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई थिंक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, ऑलरेडी नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए इसी तरह की वीडियोस के लिए। क्योंकि आप लोग फ्यूचर हिस्टोरियंस है तो ये चीज ध्यान रखें कि कोई भी इवेंट, अगर हम बात करें अशोका के रूल की भी, तो ये जो कलिंगा के बैटल के बाद एक सडन चेंज आया, ऐसा माना जाता है, ऐसा बुद्धिस्ट सोर्सेस भी कहते हैं कि एक सडन चेंज आया, स्पॉन्टेनियस चेंज आया, जिसमें अशोका का हृदय परिवर्तन हो गया। ऐसा काफी जो सीरियस हिस्टोरियंस है वो ऐसा नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं हुआ था कि जैसा आपने सुना होगा रोमन एम्पायर में कॉन्स्टेंटाइन था, जिसने क्रॉस देके ड्रीम्स मैन वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया। ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे मैं कोट करना चाहूंगा रोमिला थापर मैम को, जो कि अपनी बुक में लिखती हैं अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्य, जिसमें वो बताती हैं कि ऐसा ओवरनाइट नहीं हुआ, स्पॉन्टेनियस सडन नहीं था। अगर ऐसा कोई चेंज देखने को मिला हमें अशोका एक वायलेंस से नॉन वायलेंस की तरफ शिफ्ट करते हुए देखने को मिले, वो ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, वो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, वो रेस्पेक्ट की, म्यूचुअल रेस्पेक्ट की बात करें, ये सब क्यों हुआ? ये सब धीरे धीरे हुआ। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, नॉट अ स्पॉन्टेनियस एंड सडन चेंज।
We have to understand this. This is what Romila Thapar ma'am is also saying. ऐसा overnight नहीं हुआ. We have to understand this. As a historian, as a future historian, आपको याद रखना है. Okay, you people are the future historian, right? So you have to understand this thing, right? Okay. Now ये भी ध्यान रखना है कि वॉर जो था कलिंगा का वॉर, क्योंकि यूपीएससी के नास क्यों इवन यूजीसी नेट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल, आप ये प्लीज ध्यान रखें कि 8th ईयर था वो अशोका का, उनके रेन का 8th ईयर था, उनके शासन काल का 8वां साल था जब ये बैटल ऑफ कलिंगा हुआ. यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड, राइट? ये आप ध्यान रखिएगा. एंड वी हैव सीन कि इस बैटल में काफी लोग मारे गए. इससे इससे ये हुआ कि अशोका को रियलाइज हुआ ये सब गलत है एंड ऑल. सो देखिए यहां पे दिया हुआ है, अशोका was devastated by the carnage, and moved by the suffering that he converted to the humanistic values. इतना सारा सफरिंग वायलेंस के बाद अशोका अल्टीमेटली समझ गए, उन्हें रियलाइज हुआ कि इट इज रियली बैड, इट्स टेरेबल, एंड उन्होंने ह्यूमैनिस्टिक वैल्यूज की तरफ मूव किया. उन्होंने वायलेंस को रिनाउंस किया, उन्होंने नॉन वायलेंस की तरफ शिफ्ट किया, उन्होंने डेस्पोटिज्म की से उन्होंने एक मोर टॉलरेशन की तरफ शिफ्ट किया. वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करने लगे. इवन यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट कि अगर हम बात करें इतना सबकी, अशोका ने केवल ये ह्यूमंस के ह्यूमैनिस्टिक वैल्यूज की बात नहीं की, बल्कि एनिमल्स के वेलफेयर की भी बात की है. इफ यू रेड अबाउट द एडिक्ट्स ऑफ अशोका, जो 14 एडिक्ट्स हैं अशोका के इंस्क्रिप्शंस के, जो मेजर रॉक एडिक्ट्स है अशोका के, उसमें जो 14 एडिक्ट्स हैं उसमें वो बात करते हैं इन एडिक्ट 2, इन एडिक्ट 1, उसमें वो बात करते हैं सेक्रीफाइसेस ऑफ एनिमल्स को बैन करने की बात करते हैं. एनिमल्स के लिए भी वो उनके प्रोटेक्शन की बात करते हैं, उनके वेलफेयर की बात करते हैं. दैट इज रियली वेरी यूनिक फॉर मी पर्सनली. सो ये चीज हमें समझनी है. कोई अगर बादशाह, कोई एक शासक अगर ये बात करे कि वो युद्ध नहीं लड़ेगा, वो युद्धों का त्याग करेगा, वो ये भी बात करे कि वो सिर्फ उसकी प्रजा में केवल इंसान नहीं जानवर भी शामिल होंगे, कि बहुत बड़ी बात है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. हालांकि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन करना है कि ये बातें जो बोली गई अशोका के द्वारा उनके एडिक्ट्स में, क्या ये उतना ही इंप्लीमेंट की गई या वाकई में अशोका ऐसा सोचते थे? पर जो भी था, अशोका का ये जो एडिक्ट्स थे जिसमें वो ये बातें कर रहे हैं, ये बाकी रूलर्स तो ऐसे नहीं कर रहे हैं. अगर हम समुद्रगुप्त को कंपेयर करें उनके प्रयाग प्रशस्ति को, जैसा हम आगे देखेंगे, गुप्ता एम्पायर के जो बहुत महान रूलर माने जाते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्रगुप्त को, वो खुद की तारीफों के पुल बांध देते हैं उनके ही प्रयाग प्रशस्ति में. लेकिन ऐसा अशोका नहीं कर रहे हैं. अशोका इज अशोका वांट टू कन्वे समथिंग एल्स. वो एक अलग मैसेज है, मैसेज ऑफ धम्मा. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, द मैसेज ऑफ धम्मा. धम्मा इज अ पाली ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत टर्म धर्मा. धर्मा इज अ संस्कृत टर्म, तो धर्मा एक संस्कृत टर्म है. इसका पाली वर्जन, पाली इज अ लैंग्वेज, पाली इज अनदर लैंग्वेज जो कि एंशिएंट इंडिया में बोली जाती थी. संस्कृत इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन इंडिया, बट पाली इज अनदर ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन इंडिया. एंड पाली का अगर हम वर्जन देखें, धर्मा जो है वो संस्कृत का टर्म है, इसका पाली वर्जन है धम्मा. ओके, धम्मा, नॉट धर्मा. धर्मा इज डिफरेंट, धम्मा इज डिफरेंट, बट द कॉनोटेशन इज ऑल्सो डिफरेंट. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. व्हाट डू यू मीन बाय धम्मा एनीवे? It means his passion for peace and moral righteousness. That is, we have to understand, peace and moral righteousness. Basically, आप जब बात करते हैं शांति की, वॉर की नहीं, शांति की, मोरल ऑब्लिगेशंस की, म्यूचुअल रेस्पेक्ट की, टॉलरेंस की. आज इंडिया में आप देखें टॉलरेंस है क्या लोगों में? You have to understand, you have to observe how people are. इंडिया में मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं आज, इंडिया में वायलेंस हो रहा है. And just think about the king, जो कि बात करें म्यूचुअल रेस्पेक्ट की. We need such a king, अशोका जैसे जो बात करें, really, what should I say? It's very controversial, but it's still सबका साथ सबका विकास. जो सच में सबका साथ सबका विकास की बात करें, दोज जो सच में सबको साथ लेकर चलने की बात करें, क्योंकि इंडिया इज टू डाइवर्स एंड यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी इंपोज नहीं की जा सकती. एंड ये अशोका समझ गए थे अच्छी तरह. दिस इज व्हाई ही emphasized on the idea of tolerance, mutual respect,
एक्सक्लूसिविज्म नहीं चलेगा इंडिया में, इंक्लूसिविज्म चलेगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? एनीवे, so this is what we have done, right? Now let's discuss about the Ashoka's edicts of Ashoka, and then we'll discuss about the third Buddhist council. So let's discuss about the edicts of Ashoka's. So ये ध्यान रखें आप, जब हम edicts की बात करते हैं, edicts and inscriptions both are different. Inscription यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, this in this image, let's see this, you know. So in this image, edicts of Ashoka. edicts का मतलब आप मैसेज कह सकते हैं, मैसेज बाय द किंग, प्रोक्लेमेशंस बाय द किंग. edicts का मतलब मैसेज, अशोका के मैसेज आप कह सकते हैं, किसी भी किंग के मैसेज को हम edicts बोलते हैं. आई गेस दिस इज क्लियर, राइट? सो जब इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं, इंस्क्रिप्शन इज डिफरेंट. इंस्क्रिप्शंस का मतलब रॉक या किसी मेटल के सरफेस पे अगर हम कुछ इंस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द इंस्क्रिप्शंस. ठीक है? तो अगर हमें इंस्क्रिप्शंस पे मैसेज देखने को मिल रहे हैं तो आप कहेंगे इंस्क्रिप्शंस पे हमें एडिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो किंग के मैसेज है, तो किंग के मैसेज को वी कॉल एडिक्ट्स, राइट? सो ये यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड. ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको बाकी चीजें समझ में आने लगेंगी. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन, डोंट वरी अबाउट इट. Even you can contact me through mail and other platforms. I'm also available on YouTube, obviously YouTube, and Instagram and other platforms. Anyway, so now the edicts of Ashoka. edicts मैंने बताया मैसेजेस को कहते हैं, किंग के जो मैसेजेस होते हैं उन्हें edicts कहा जाता है. एंड इंस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं, इंस्क्रिप्शन किसको कहते हैं, जो पत्थरों पे या किसी भी हार्ड सरफेस पे कुछ हम इंस्क्राइब करते हैं. ठीक है? उनको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं हम लोग. और इंस्क्रिप्शन पे एडिक्ट्स तो हमें अशोका के केस में इंस्क्रिप्शंस पे एडिक्ट्स मिले, ये ध्यान रखें. इंस्क्रिप्शंस पे क्या मिले? एडिक्ट्स. और कितने एडिक्ट्स, यानी कि कितने मैसेजेस? 14. ये ध्यान रखें. देखिए, नाउ यू विल सी एडिक्ट्स ऑफ अशोका वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? सो देयर आर टोटल 33 एडिक्ट्स. टोटल कितने एडिक्ट्स हैं? 33, यानी कि 33 मैसेजेस हैं, ये ध्यान रखें. 33 एडिक्ट्स मींस मैसेजेस. एंड इसमें 14 मैसेजेस हमें रॉक एडिक्ट्स में, मेजर रॉक एडिक्ट्स में देखने को मिल रहा है. 2 कलिंगा एडिक्ट्स कहलाते हैं, यानी कि 2 कलिंगा मैसेजेस आप कह सकते हैं. 7 पिलर एडिक्ट्स हैं, एंड कुछ माइनर एडिक्ट्स हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स, एंड कुछ माइनर पिलर इंस्क्रिप्शंस या एडिक्ट्स आप कह सकते हैं. ठीक है? तो टोटल कितने एडिक्ट्स हैं? सो टोटल वी हैव, वेट, सो टोटल वी हैव हाउ मेनी एडिक्ट्स? 33 एडिक्ट्स, राइट? 33 एडिक्ट्स, 33 मैसेजेस हैं. एंड इसमें 14 जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट. सो आई वुड सजेस्ट यू जस्ट टू रीड अबाउट इट. If you want a video on this, I can prepare a video on this, and we can have a discussion over it. So you can suggest it in the comment section, and we can have this discussion over this, right? Kalinga edicts. These are the another set of edicts. 2 edicts हैं जिनको कलिंगा edicts बोला जाता है. 7 pillar edicts हैं, and कुछ minor rock edicts हैं, and कुछ pillar edicts हैं. Okay. There are some pillar edicts. I guess this is clear. So major rock edicts की बात करें तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, लोकेशन को मैं बता देता हूँ. ये देखिए, कांधारा इन अफगानिस्तान, सहबाजगरी इन मानशेरा इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान. नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में अगर बात करें तो सहबाजगरी और मानसेरा है. उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में भी हमें मिले, मास्की में. गुजरात में गिरनार में मिले हमें. महाराष्ट्र में भी देखने को मिले हैं ये, सोपारा में. उड़ीसा में भी देखने को मिले, एंड कर्नाटका तक देखने को मिला है. कर्नाटका जो कि कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, और इवन आंध्र प्रदेश आके कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट. यानी कि आप कह सकते हैं इंडिया के बॉर्डर्स पर मिले हैं, क्योंकि सहबाजगरी मानसेरा एक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिले. उत्तराखंड में भी मिले हैं, गुजरात के गिरनार में. गिरनार, आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट जब व्हेन आई बीन to the National Museum of India. National Museum of India is located in New Delhi. I would recommend you to just go there and just just explore the old tradition of India, the history of India, the live history. What should I say? The history of India, जिसमें आप देखेंगे inscriptions, the artifacts and other sort of material primary sources are there, which is kept there. So basically, you must visit that. तो आपको जरूर से विजिट करना चाहिए. मैं जब नेशनल म्यूजियम गया था, आई रिमेम्बर नेशनल म्यूजियम के बाहर पर ही गिरनार इंस्क्रिप्शन है अशोका का, जिसमें ट्रांसलेशंस भी दिया हुआ है इंग्लिश एंड हिंदी में,
14 एडिक्ट्स का, ये जो 14 एडिक्ट्स है ये ट्रांसलेशन भी उधर दिया हुआ है, सो वी कैन रेफर टू दैट ऑल्सो, राइट। नाउ लेट्स माइनर ओक पिलर, माइनर पिलर इंस्क्रिप्शंस वी आल्सो फाउंड, कहाँ पे, लुम्बिनी में, अनदर। एंड यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि एडिक्ट्स कौन सी स्क्रिप्ट में है, स्क्रिप्ट में कौन सी स्क्रिप्ट में, ये है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। कीप दिस इन माइंड। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, स्क्रिप्ट मतलब होता है किस राइटिंग में है, किस तरह से लिखे गए हैं। जैसे लेट्स से वेट, जैसे अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो हिंदी की अगर बात करते हैं, हिंदी इज अ लैंग्वेज, राइट, हिंदी इज अ लैंग्वेज, लेकिन हिंदी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। हिंदी की स्क्रिप्ट है देवनागरी, हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी, ठीक है, देवनागरी हिंदी की स्क्रिप्ट है। और देवनागरी के एग्जाम्पल्स आपको जैसे बा से अनार हो गया, क से कबूतर हो गया, ख, ये सब क्या है, स्क्रिप्ट के एग्जाम्पल, क ख ग, ठीक है, घ, ये सब क्या है, देवनागरी के। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट है वो रोमन है। राइटिंग आप कह सकते हैं कि किसी लैंग्वेज को लिखते कैसे, तो इसका है ए बी सी डी, ठीक है, तो ये क्या है, स्क्रिप्ट, ओके, कीप दिस इन माइंड, राइट। सो यहाँ पे स्क्रिप्ट क्या है, हियर वी हैव ब्राह्मी स्क्रिप्ट, राइट। एंड इसके अलावा खरोष्टी भी है। एंड ब्राह्मी एंड खरोष्टी को सबसे पहले ये डेसिफर्ड नहीं थी, यानी कि पढ़ी नहीं गई थी, इनको सबसे पहले डेसिफर किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने। एंड आप लोगों को कमेंट्स में बताना है, जेम्स प्रिंसेप ने जब ब्राह्मी एंड खरोष्टी को डिसाइफर किया, यानी कि पढ़ा, और क्योंकि ब्राह्मी एंड खरोष्टी में अशोका के एडिक्ट्स लिखे हुए थे, तो जाहिर सी बात है अशोका के एडिक्ट्स नहीं पढ़े जा सकते थे जब तक इन लैंग्वेज, इन राइटिंग को आप नहीं समझ सकते। लेकिन जैसे ही जेम्स प्रिंसेप ने इनका मतलब समझ लिया, तो इनको, इनके जो अशोका के जो एडिक्ट्स थे उनको ट्रांसलेट करना आसान हुआ, जिससे हम पता लगा पाए कि असल में लिखा क्या है अशोका के एडिक्ट्स में। और अशोका के एडिक्ट्स में पता चल गया कि लिखा क्या है, लेकिन फिर भी एक चैलेंज था, वो था देवाराम प्याप्यादशी। अब ये बताइए आप लोग कमेंट्स में, देवाराम प्याप्यादशी था क्या, जिसके जो चैलेंज था जेम्स प्रिंसेप के आगे, इस स्क्रिप्ट को डेसिफर करने के बाद भी। आप लोगों को ये बताना है कमेंट्स में, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। सो बेसिकली हमने लैंग्वेज राइटिंग पे बात कर लिया। अच्छा, लैंग्वेज देख लेते हैं, कौन सी लैंग्वेज, लैंग्वेज होता है जो बोलते हैं हम, स्क्रिप्ट होता है जिस तरह से हम कोई चीज लिखते हैं। तो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है हमारी ब्राह्मी एंड खरोष्टी, खरोष्टी एंड ब्राह्मी क्या है, स्क्रिप्ट है। लैंग्वेज कौन सी थी, लैंग्वेज थी मगधी एंड प्राकृत, प्राकृत एंड मगधी कॉमन लैंग्वेज थी, जो लोग कॉमन लोग बोलते थे, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज एंड अरेमाइक में भी मिले, ग्रीक एंड अरेमाइक में इसलिए मिले क्योंकि आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ग्रीक लोग ज्यादा थे, तो इसलिए वो लोग समझ पाए, इसलिए क्योंकि अशोका ये कोशिश कर रहे थे वो लोग समझ पाए जो कि वहां के नेटिव है। उसके बाद हम देखेंगे ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ द एडिक्ट्स। ज्योग्राफिकल स्प्रेड की बात करें तो काफी जगह पे हमें देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ मेंशन है, आप ये देख ले। सेकंड एडिक्ट जो है, सेकंड एडिक्ट जो है अशोका का, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन लिखा है, बस इसको करेक्ट कर लीजिए आप, इंस्क्रिप्शन नहीं एडिक्ट, ठीक है, एडिक्ट बोलना बेटर होगा। सेकंड जो इंस्क्रिप्शन या एडिक्ट है अशोका का, वो मेंशन करता है ये, जिसमें वो मेंशन, जिसमें हमें पता चलता है कि मौर्य एम्पायर के नेबरहुड में कौन कौन से किंगडम्स थे। सबसे पहले चोलास, चोलास थे, चोलास, फिर पांड्यास थे, चोलचेल पांड्यास का नाम आपने सुना होगा, चोलचेल पांड्यास, चेला, चेराजा हियर, चेरास जिन्हें केरला पुत्र बोला गया। सत्यापुत्र किसको बोला गया, सतवाहनास को, यहां लिखा नहीं है बट आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तम्रापर्णी, योना, योना ये विदेशी राजाओं के बारे में बात हुई है, एंटियोका, एंटियोस, और बाकी यू नो। सो नाउ लेट्स कम टू द अशोका के एडिक्ट, किसकी बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, राइचसनेस की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं, लोगों के कल्याण की बात करते हैं, वॉयलेंस को रिजेक्ट करने की बात करते हैं, वोट को खत्म करने की बात करते हैं। ये तो है जो अशोका को अशोक बनाती है। अशोका जैसे किंग्स ने रूल किया, देखिए अशोका रहे वो या फिर अकबर रहे, अलग अलग रिलीजन से हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जिन्होंने टॉलरेंस से इंडिया को रूल किया, इसलिए उनका रूल आज भी
कितना पीसफुल, कितना ग्लोरियस माना जाता है। ठीक है। अशोका ने ही निगेटेड द प्रिवेलिंग फिलॉसफी ऑफ statecraft that stressed on an emperor to strive extend the consolidation of empire through the warfare। देखिए, अशोका ने उस आइडिया को निगेट किया जो कि ये बात करता है कि वॉर से हम अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करें, एक्सपांड करें, बल्कि वो तो बात कर रहे थे वॉरफेयर की बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे लव की, रेस्पेक्ट की, इस तरह की। अब बात कर लेते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, दिस इज आल्सो वन ऑफ द रेलिवेंट टॉपिक। इसके बाद जो मॉरल स्टेट एंड पॉलिटी, ये जो 4.2 है, 4.6 है, ये वाला टॉपिक विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ वीडियो। ओके, नाउ वन ऑफ द मेजर इवेंट ऑफ द अशोकास reign was convening the third Buddhist council, जिसे संघा भी बोला जाता है। पाटलिपुत्रा में कन्वे की इसको हेल्ड किया गया था 250 बीसी में। ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। इसमें हुआ क्या था, इसमें जितने भी बड़े बड़े बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो इकट्ठा हुए थे, असेंबल्ड हुए थे, एंड उन्होंने बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उनको लिखा था त्रिपिटकास में। त्रिपिटकास का आपने नाम सुना होगा, सुत्त पिटका, विनय पिटका, विधम्मा पिटका, जो कि बुद्धिज्म की मेजर आप कह सकते हैं रिलीजियस टेक्स्ट है, कैनोनिकल टेक्स्ट है बुद्धिज्म के। उन्हीं को लिखा गया, कंपाइल किया गया था इन बुद्धिस्ट काउंसिल में। ऐसी कई काउंसिल, ऐसी 4 काउंसिल्स हुई हैं। थर्ड काउंसिल अशोका के टाइम पीरियड में है, फोर्थ काउंसिल कनिष्क के टाइम पीरियड में है, जो कुशाना रूलर थे। इससे पहले जो काउंसिल्स हुई हैं वो ही है अजात शत्रु के टाइम पे एंड कालाशोका के टाइम। ठीक है। नाउ आगे बात कर लेते हैं। सो बेसिकली इस संघा, इस बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद ये डिसीजन लिया गया कि बुद्धिज्म को बाकी पार्ट्स में भी फैलाया जाएगा, इंडिया के ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, एंड लोगों को कन्वर्ट किया जाएगा। सो बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म बन गया जिसमें कन्वर्जन की बात की गई। ठीक है, कन्वर्जन की बात की गई मिशनरीज की तरह, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आई थी टू एक्सपैंड एंड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। एंड इस काम के लिए अशोका ने अपने खुद के बेटों को चुना। उनके खुद के जो बेटे थे, महिंद्रा, यहाँ पे महिंदा दिया हुआ है क्योंकि पाली वर्जन में महिंद्रा महिंदा हो जाएगा, एंड उनके दूसरे बेटे संघमित्रा, संघमित्रा यानी कि, तो महिंद्रा एंड संघमित्रा, जो दोनों ये किसके ये बेटे थे अशोका के, एंड इनको काम दिया गया था कि वो श्रीलंका में जाके बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करें, फैलाएं, स्प्रेड करें। एंड ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक बोधि ट्री जो है श्रीलंका तक, उसकी ब्रांच को दे स्प्रेड दिस। सो अशोका, फिर उसके बाद अशोका डाइड इन 231 बीसी। हालांकि यहाँ पे बात की गई किस तरह से उनकी नॉन वायलेंस की जो गवर्नेंस था, नॉन वायलेंस का गवर्नेंस, वो काफी स्टूडेंट्स मानते हैं यही वजह थी अशोका के एम्पायर की, यानी कि मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन की। जैसा कि आप इस पर एक बुक पढ़ सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो बुक है रोमिला थापर मैम की अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्य। आई वुड रिकमेंड यू टू रीड अबाउट दैट, एंड वो आपको एनलाइटन, वो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग को कंसोलिडेट करने में मदद करेगी, साथ ही में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग उसके होराइजन को एक्सपांड करने में मदद करेगी। आफ्टर हिज डेथ मौर्य एम्पायर स्लोली डिसइंटीग्रेटेड एंड डाइड आउट विद इन 50 years। तो मौर्य अशोका के डेथ के बाद धीरे धीरे मौर्य एम्पायर वीक होता चला गया, डिसइंटीग्रेट होता चला गया, टूट गया, एंड अल्टीमेटली वो वैनिश हो गया, खत्म हो गया। सो जो भी है, बट ये जो 2 सेंचुरीज तक आप कह सकते हैं जो अशोका का टाइम पीरियड था, ये इंडियन हिस्ट्री में बहुत प्रोमिनेंट टाइम पीरियड माना जाता है, एंड वन ऑफ द पीरियड ऑफ ग्रेट चेंज भी माना जाता है। अशोका वन ऑफ द बेस्ट किंग माने जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक इमेज दी हुई है जो कि दिखाती है अशोका के विजिट की रामाग्रामा में, जो कि सांची स्तूपा के साउथ गेट पर हमें देखने को मिल रही है ये इमेज। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल अच्छा ये भी रह गया, वेट, डोंट लीव द वीडियो। ये भी रहता है, द कंसोलिडेशन ऑफ द स्टेट एक्सटेंडेड ऑफ द नियरली 2/3 ऑफ द सबकॉन्टिनेंट हैड टेकन प्लेस विद द फॉर्मलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ये ध्यान रखें, मौर्य एम्पायर जो काफी लंबे समय तक रूल करता, वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के 2/3 पार्ट पे रूल कर चुका है, बहुत बड़ा हिस्सा है 2/3। एंड इस वजह से इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफी फॉर्मलाइज था, एंड ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए, एमर्ज हुए, इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ। इसके साथ ही जो हेटेरोडॉक्स रिलीजन थे, फिलॉसफीज थी,
उनको क्वेश्चन, वो फिलोसफीज आई जिन्होंने ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी को क्वेश्चन किया। ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी से यहाँ किसका मतलब है, यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी से मतलब है वैदिक रिलीजन का, वैदिक फिलोसफी का, जिसको चैलेंज किया हेटेरोडॉक्स रिलीजियस रिलीजन्स एंड फिलोसफी ने। एंड वो कौन सी हेटेरोडॉक्स रिलीजन एंड फिलोसफी थी? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ऑब्वियसली बुद्धिज्म, क्योंकि बुद्धिज्म ने अशोका को इन्फ्लुएंस किया और अशोका ने पूरे एम्पायर में इसको स्प्रेड किया। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।